हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल आपकी बढ़िया चल रही होगी और बिल्कुल अंतिम दौर में होगी। तो आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर है? जो भारत में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिनकी संख्या धीरे-धीरे घट रही है, उसको लेकर क्लास है। और ये ईवीएस की इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि इसमें लगभग परीक्षा में हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपने क्लास पूरी कंप्लीट कर लिया, पूरी क्लास आपने देख लिया, तो ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएँगे। 100% श्योरिटी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस टॉपिक से हमेशा हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी बार ईवीएस में फुल मार्क्स लाने हैं तो क्लास को पूरी देखना है, ठीक है? तो 4 से 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या है। दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की देने देंगे सितंबर में, तो वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक है कि भारत में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसके ऊपर है क्लास हमारी, ठीक है? तो हम देखेंगे इस क्लास में क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एक जो आईयूसीएन है, जो ये डिसाइड करता है कौन सी प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं, कौन सी नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत में संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड ज़ोन में हैं, ठीक है ना? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन से हैं और संकटग्रस्त होने के कारण क्या हैं? इन सिटू और एक्स सिटू क्या है, जो पहले से क्लास बनी है, आज इस पे फिर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। लास्ट तक चलिए, साथ चलिए, फिर उसके बाद देखिए एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा आता है। तो चलिए हम थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो जो हमारा विषय है कि भारत में जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनको कैसे देखते हैं, कैसे उनके बारे में सर्च किया जाए। तो भारत में अगर संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में आप देखेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। उनका अस्तित्व क्या है? खतरे में है। तो इसकी मीनिंग पहले हम देख लें। मीनिंग में क्या है कि वे जीव-जंतु एवं वनस्पतियाँ जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। निकट भविष्य में क्या है? उनके विलुप्त होने का खतरा है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं, ठीक है ना? अब निकट भविष्य का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 10 साल में उनकी संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ठीक? तो उसको हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, सरल भाषा में आप देखेंगे कि जिन प्रजातियों के अस्तित्व पर किस पे? जिन प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा हो, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं। अस्तित्व कहने का मतलब क्या है कि उनकी संख्या बिल्कुल कम बची है, इतनी कम है कि अगर उनको बचाया नहीं जाएगा, उनके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस अर्थ से, इस प्लेनेट से गायब हो जाएँगे, फिर कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे क्या है क्लास में? आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बनाया कब गया है? इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई है, ठीक? मुख्यालय इसका कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अब इसके मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना? मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य अगर आप देखेंगे, इसका मेन काम होता है, मेन जो वर्क होता है, जीवों का संरक्षण करना, एक तो रेड लिस्ट जारी करना, संकट की स्थिति निर्धारित करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। ये किसका काम है? आईयूसीएन का, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब रेड लिस्ट की कुछ श्रेणियाँ हैं जो आईयूसीएन जारी करता है, वो कुछ श्रेणियाँ उसके द्वारा डिसाइड की गई हैं, ठीक है ना? अगर कहीं पे लिखा है एक्स, इसका मतलब क्या है? वो विलुप्त हो गई हैं, अब उनकी संख्या नहीं बची है। अगर लिखा है एडब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या है? वो केवल चिड़ियाघर में कैद हैं। अगर सीआर इंडिकेट किया गया है तो वो अति संकटग्रस्त हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर एएन लिखा है तो वो संकटग्रस्त हैं, यानी उनको अभी अगर उस पे काम किया जाएगा तो उनको बचाया जा सकता है, ठीक? और क्या है? ये रेड लिस्ट है, ये उनके इंडिकेशन है। अगर कहीं पे लिखा है वीयू तो वो असुरक्षित है। क्या है? असुरक्षित है। एंटी लिखा है
तो निकट संकटग्रस्त हैं। दैट मीन्स क्या है कि उनकी संख्या भी बहुत कम हो चुकी है, बिल्कुल वो समाप्ति के कगार पे हैं। एलसी का मतलब क्या होता है? कम चिंता है। क्या है? कम चिंता है। डीडी का मतलब क्या है कि इसके बारे में आंकड़ों का अभाव है, आंकड़े पूरा भी उपलब्ध नहीं है। यानी का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन नहीं हुआ है। यानी का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन नहीं हुआ है। चलिए, ये तो हो गया, रेड लिस्ट है। और जो भारत में मुख्य संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, एक बार उनको हम देख लेते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि जो प्रजाति है और उनकी क्या स्थिति है और किस राज्य में वो पाए जाते हैं। ठीक, तो बंगाल टाइगर सबसे पहले क्या है? बंगाल टाइगर ये इंडेंजर्ड जोन में है और भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में ये पाए जाते हैं। एशियाई शेर है, ये भी इंडेंजर्ड जोन है, गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी है, इंडेंजर्ड जोन में है, ये भी दक्षिणी पूर्व उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन, ये भी क्या है? इंडेंजर्ड जोन में है और गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, तो लाल पांडा इंडेंजर्ड जोन सिक्किम में पाया जाता है। नीलगिरी तहर ये भी क्या है? इंडेंजर्ड जोन में है और कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। और आप देखेंगे कि भारतीय पेंगोलिन ये भी इंडेंजर्ड जोन में है और भारत में ही पाया जाता है। हिम तेंदुआ क्या है? वेलुनरेबल है। दैट मीन्स क्या है? अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, बहुत खतरे में है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग इंडेंजर्ड जोन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो भी चंबल नदी में पाए जाते हैं। महान भारतीय तिलोर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके राजस्थान में। गिद्ध वाइट ट्रम्पेट वाल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, भारत में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कि इनकी संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, भारत में कोई गिद्ध नहीं है। ठीक है, और इनको वापस लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वो वापस तभी आ सकते हैं जब हम ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर लें, उस पर हमारा कंट्रोल हो। जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, हम पॉल्यूशन को कम नहीं करेंगे, तब तक जो यहाँ से प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं वो वापस आने की संभावनाएं उनकी कम होती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कम होने का मतलब क्या है? जो CO2 का एक्सटर्सन होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पॉल्यूशन बढ़ने से ये तमाम सारी समस्याएं होती हैं, जिससे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। एक हंगुल पक्षी होता है, ये भी इंडेंजर्ड जोन में है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और जेरडान कौरसर क्या है? जेरडान कौरसर ये भी क्या है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। पिग्मी एक हाक करके है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका। और उसके बाद हम देखते हैं कौन सी भारत की प्रमुख है, क्या है? प्रमुख अति संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो घड़ियाल है, एक तो गिद्ध है, महान भारतीय तिलोर है, जो अभी आपने ऊपर क्लास में देखा है उनकी कंडीशन क्या है, एक हंगुल है और पिग्मी हाग है, और क्या है? जेरडान कौरसर है। तो बीच बीच में अगर आप चाहें तो इसको नोट बनाते रहें। नोट बनाने के साथ साथ अगर कहीं पे आप नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास को बैक करके या फॉरवर्ड करके। छठे पॉइंट्स में हम लोग बातचीत करेंगे भारत की प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां। उससे पहले कौन था? अति संकटग्रस्त प्रजातियां थी। अब ये क्या है? प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो जो प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो कौन है? एक तो बंगाल टाइगर है, एशियाई शेर है, एशियाई हाथी है। लाल पांडा क्या है? लाल पांडा रेड पांडा। गंगा डॉल्फिन भी है। अब गंगा डॉल्फिन इसलिए है कि भारत में एक तो इनकी संख्या भी कम है, और मेन प्रॉब्लम यह है कि गंगा में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, उस प्रदूषण की वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हम गंगा को प्रदूषण मुक्त कर दें, वहाँ से पॉल्यूशन हटा दें, तो ऑटोमेटिक इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब नीलगिरी तहर है, ये भी क्या है? संकटग्रस्त में ही चल रहा है। भारतीय पेंगोलिन है, ये भी क्या है? संकटग्रस्त में चल रहा है। उसके बाद कौन सा है? कस्तूरी मृग। अब कुछ क्या है? असुरक्षित हैं। क्या है? जो है भी वो कैसी हैं? असुरक्षित प्रजातियां हैं। जैसे हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ। स्लाथ भालू। क्या है? स्लाथ भालू।
ये जो सलात भालू है ना, ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमेशा पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो दिन भर सोता रहता है, ठीक है, और उल्टा सोता है। ऐसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में, ठीक है। और क्या है, ये गौर है, समुद्री कछुए की कुछ प्रजातियां हैं जो असुरक्षित हैं। अब असुरक्षित कहने का मतलब क्या है कि उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट कैसे मिलता है, जब पूरी तरीके से हम इन्वायरमेंट पे कंट्रोल रखें, पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखें, तब जाके इन्वायरमेंट हमारे लिए सेफ मिल पाता है, ठीक है। ये तमाम सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना, जो सी लाइफ है, समुद्री जीवन है, चाहे जंगली जीवन है, वो प्रभावित हो रहा है और दिन प्रतिदिन संकट बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इनकी संख्या भी कम हो रही है। 8वें पॉइंट्स में क्या है, संकटग्रस्त होने के कुछ कारण भी हैं। अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो संकट के कुछ कारण भी होते हैं। जैसे अगर अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे, क्लास नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। क्या हो सकता है, आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो वो जो कारण है वो दो हैं, एक तो आपका प्राकृतिक कारण है और दूसरा आपका क्या है, मानवीय कारण है। अब पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से वो प्रजातियों के ऊपर संकट आ रहा है, उनके दिन रात उनके ऊपर संकट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक तो देखिए जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। अगर आप देखेंगे कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो तमाम से ऐसे सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है जिसकी वजह से संकट बढ़ जा रहा है, ठीक। सूखा हो गया, ड्राट की कंडीशन हो गई, फ्लड की कंडीशन हो गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है किसी भी प्रजाति को कम होने में या ज़्यादा होने में या उनको समाप्त करने में। तो सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, जंगल की आग हो गई। अगर मान लीजिए किसी भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, वहाँ का जितना वाइल्ड लाइफ है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है अगर उन पे कंट्रोल ना किया जाए। और जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, उसकी वजह से भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं मानव जनित कारण कौन-कौन से हैं। मानव जनित कारण कौन-कौन से हैं? एक अवैध शिकार हो गया, ठीक है? वनों की कटाई हो गई, प्रदूषण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है? ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से जो वाइल्ड लाइफ है असुरक्षित होता है, संकटग्रस्त होता है और समस्याएँ बढ़ती हुई चली जा रही हैं। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण ज़रूरी तो है, शहरों का डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, बट इतनी तेज़ी से नहीं होना चाहिए कि उससे किसी को नुकसान हो जाए। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, किसी चीज़ का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई साइड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एक तो है कृषि का विस्तार, खनन हो गया, सड़क एवं बाँध का निर्माण हो गया, प्लास्टिक प्रदूषण हो गया, ठीक है? तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो ह्यूमन के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं, एक्टिवेट किए जा रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी एनिमल्स की प्रजातियों को कम होने में या ज़्यादा होने में या उनको असुरक्षित महसूस कराने में। अब हम देखेंगे संरक्षण के उपाय कौन-कौन से हैं, संरक्षण के उपाय कौन-कौन से हैं, कैसे हम इनको बचाया जा सकता है, कैसे इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो जब संरक्षण के उपाय पे आप चर्चा करेंगे, तो पहला ही आता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू और एक्स सिटू से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये कन्फर्म होता है, क्लियर होता है, क्वेश्चन आउट होता है, ठीक है ना? तो अगर कभी-कभी होता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है। इन सिटू का मतलब क्या होता है? इन द नेचर हैबिटेट, यानी प्राकृतिक आवास में संरक्षण, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? इन सिटू का एग्जाम्पल होता है। जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भी इन सिटू का एग्जाम्पल होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी होता है, और जो टाइगर रिजर्व हैं वो क्या होता है? इन सिटू का एग्जाम्पल है। और चाहे वह एलिफेंट रिजर्व हो गया। अब देखिए एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है कि प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण। तो इसके एग्जाम्पल जब आप लेंगे तो जैसे चिड़ियाघर हो गया, ये कोई प्राकृतिक आवास नहीं है। प्राकृतिक आवास जैसा बनाया गया है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए।
वनस्पति उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, बीज बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, उत्तक संवर्धन हो गया। तो जितने भी टॉपिक हैं ये किससे रिलेटेड है? एक्स सीटू से। किसके? एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं। भारत की प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं, भारत की प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं, जैसे ये परियोजना है और उनको प्रारंभ कब किया गया है? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है तो उसको 1973 में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो 1992 में उसको स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है तो 2009 में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन स्थापना वर्ष से रिलेटेड जो प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं, हमेशा हर परीक्षाओं में बनते हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया है? 2020 में आया है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया है? 1975 में आया है। वल्चर रिकवरी प्रोग्राम 2004 में आया है। तो जो वल्चर रिकवरी प्रोग्राम है वल्चर को वापस लाने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूपी टेट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे वो सारे गाइडेंस अवेलेबल है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप यूपी टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे दैट मीन्स ऑल टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हम आपके एक मेंटोर बन के आपका साथ देंगे। तो आपसे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अभी और भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर परीक्षा में। ठीक है, तो जैसे जिम कार्बेट हो गया, काजीरंगा हो गया, गिर अभयारण्य हो गया, रणथंभौर हो गया। ठीक, कान्हा हो गया, बांदीपुर हो गया, सुंदरबन हो गया और मानस हो गया। तो मेरे ही चैनल पे एक बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी क्लास बनी है कि इसका एरिया कितना है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, किस स्टेट में वो पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये तमाम सारी जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्लास बनी हुई है, चैनल पे अवेलेबल है, आप विजिट करके क्लास आप देख सकते हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैसे नीलगिरी हो गया, नीलगिरी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ये नंदा देवी हो गया, सुंदरबन है, ये सब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ देखेंगे जैसे पंचमढ़ी है, अचनकमार है, अचनकमार या अमरकंटक हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, कच्छ हो गया और कंचनजंगा हो गया, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? जैसे केवलादेव हो गया, राष्ट्रीय चंबल हो गया, वेदांग तंगल हो गया, और उसके बाद क्या है? रोला पाड़ू हो गया, क्या हो गया? रोला पाड़ू हो गया, भितरकनिका हो। ठीक, अब आएंगे देखेंगे जो विलुप्त प्रजातियां हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, अब भारत में नहीं पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? आप इसमें देखेंगे कि एशियाई चीता भारत से विलुप्त है, अब पुनर्स्थापन कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख पूरी तरीके से संभवतः विलुप्त है, अब इनकी संख्या बिल्कुल नहीं है आपके भारत में। भारत में पुनर्स्थापित प्रजाति, भारत में पुनर्स्थापित प्रजातियां, अब इसमें आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जिन पे काम किया जा रहा है ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। एक बार इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पीऊँ। चलिए एक बार क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए चीता, चीता इसका पुनर्स्थापना कब है? 2022 में। 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको इंपोर्ट किया है। क्या किया है? इंपोर्ट किया है। कहाँ से? स्थान जो है कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इनको लाके रखा गया है। इनका स्रोत देश कहाँ है, कहाँ से इनको इंपोर्ट किया गया है? तो इनको लाया गया है नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका से। तो एक क्वेश्चन इन पे बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस पर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और आपको बता दूं, जब चीता को भारत में लाया गया,
कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया, तो इनको खाने के लिए सबसे क्या है, हिरण डाले गए। क्या डाले गए? हिरण। तो जब हिरण को डाला गया तो वहाँ के जो लोग हैं, जैसे राजस्थान में हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से सटा हुआ पार्ट है, तो वहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग हैं। तो जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं या उन महिलाएं होती हैं, वो हिरण को अपने बच्चे के समान मानती हैं, ठीक है। बच्चे के समान मानने के साथ साथ वो लोग क्या करती हैं कि उन हिरण को अपने स्तन से भी दूध पिलाई हुई। तो इसलिए वो लोग विरोध में आ गए कि इनको हिरण खाने में ही क्यों दिया गया, और भी चीज़ें दी जा सकती थी, ठीक। तो ये तो हो गया चीता के ऊपर, इनकी पुनर्स्थापन को प्रोग्राम के माध्यम से लाया गया है ताकि इनकी संख्या को बढ़ाई जा सके। अब हम देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। क्या है? भारत विश्व के 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। अगर 17 देश देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी में आगे हैं, तो उसमें भारत भी शामिल है। ये बड़ी उपलब्धि की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि उन 17 मेगा जैव विविधता वाले देश में भारत भी शामिल है, ठीक है। और लगभग विश्व की 8% क्या है, ज्ञात जो जैव विविधता भारत में पाई जाती है। विश्व की लगभग 8% जो ज्ञात है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वो कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, यानी पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उनमें से 2.4% भारत की हिस्सेदारी है कुल क्षेत्रफल का। लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 7 से 8% प्रजातियां निवास करती हैं। अगर आपको देखेंगे तो भारत में लगभग 7 से 8% प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। एक एक बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक, लगभग अब धीरे धीरे हम अपनी क्लास की एंडिंग की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन जैसे जैसे एंड में आप पहुँचते जा रहे हैं, क्लास की इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है कि अब और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में रखे गए हैं। अभी जैसे क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियरली मैं बता दूँ, इससे क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है, तो इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाइए, पढ़ के जाइए, क्लास देख के जाइए, नोट्स रिवाइज करके जाइए, तब जाके आप सही कर पाएंगे। जैसे IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। रेड लिस्ट जारी करता है कौन? IUCN जारी करता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखने में आपको बिल्कुल ईजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ईजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बंगाल टाइगर है। ध्यान रखिएगा, टाइगर मत लगाइएगा, बंगाल टाइगर लगाइएगा। अगर पूछे कि एशियाई शेर तो कहाँ पाया जाता है? केवल गुजरात के गिर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो महान भारतीय तिलोर है कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। लाल पांडा सिक्किम से संबंधित है। और घड़ियाल कहाँ से संबंधित है? चंबल से। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो अगर आपने क्लास देखी है, क्लास को रिवाइज किया है, तो आसानी से सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और उसके बाद कौन क्या है? एक पिग्मी पाल का संबंध कहाँ से? असम से है। हंगुल का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हंगुल कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हंगुल का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किस राज्य से है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, या इस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि कौन संकटग्रस्त है, कौन अति संकटग्रस्त है, या कौन असुरक्षित है। तो PYQ आधारित कुछ ट्रिकी तथ्य दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, जैसे पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है, तो फट से आप लगाइएगा सर 1973 में हुई है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, कब प्रोजेक्ट लाया गया था, तो मेरे दोस्त बताना फट से 1992 में, 1992 में बताना। जब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आपसे पूछ लिया जाएगा तो 1975 में लगा के आना, क्वेश्चन गलत करके बताना, ठीक। जब पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई है, फट से लगा दो आंख बंद करके 2020 में शुरू हुआ है। देखो प्रॉब्लम तब होती है ना कि जब आप पढ़ के नहीं जाते हो, रिवाइज करके नहीं जाते हो। जब स्नो लिफार्ड प्रोजेक्ट की अगर शुरुआत की बात पूछ लिया जाए तो बता देना कि 2009 में हुआ है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है 1972 में बना है, ठीक है ना। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना है 2002 में बना है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA की जो स्थापना की गई है 2003 में किया गया है।
चलिए ये तो हो गया आपके स्थापना से रिलेटेड। अब इनको एक लाइन में अगर याद करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, नोट्स करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए। गिर एशियाई क्षेत्र, एशियाई शेर, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो काजीरंगा उद्यान है उसमें कौन सा जानवर पाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप फट से लगाइएगा काजीरंगा। चंबल, घड़ियाल, सिक्किम लाल पांडा, राजस्थान महान भारती तिलोर, असम पिग्मी हाग, जम्मू कश्मीर हंगुल, गंगा डॉल्फिन, नीलगिरी और नीलगिरी तहर। जैसे हिम तेंदुआ की बात आए तो फट से हिमालय लगा दो, हिमालय की बात से हिम तेंदुआ लगा दो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिक से कॉमन माइंड यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके भी हम क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे चाहे यूपी टेट सीटेट के लिए संभावित प्रश्न एक श्रेणी दी गई है, लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप चाहे उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, नोट्स बना के, उनके आंसर फाइंड आउट करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो IUCN की स्थापना कब हुई है तो आपको फट से बताना है, तुरंत बताना है कब है, क्योंकि ऊपर क्लास में बताया गया, एक नहीं 2 बार बताया गया है। और भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रेड लिस्ट जारी कौन करता है, रेड लिस्ट जारी कौन करता है, एक मिनट। रेड लिस्ट जारी कौन करता है। घड़ियाल किस श्रेणी में आता है। महान भारतीय तिलोर किस राज्य से संबंधित है। ये जो संभावित क्वेश्चन है जिनके पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए सजेशंस है कि इनको आप पढ़ के जाइए, रट के जाइए, इनका आंसर फाइंड आउट करके जाइए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ है अभी रिसेंटली, इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने पढ़ा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है ना। हंगुल किस राज्य में पाया जाता है। तो अब देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ। इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण में अंतर क्या है, ठीक है ना। मैंने कहा इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ के जाइए, रट के जाइए, एक बार फिर क्लास का आप रिवाइज करके जाइए। फिर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मेगा जैव विविधता देश होने का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ के रट के समझ के जाइएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर अभी तक हमारी क्लास को आप देख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल पर ट्रस्ट बनाए हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं इसी टॉपिक पर MCQ के साथ। अब हमारी अगली जो क्लास होने वाली है MCQ की है, उसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं MCQ के। उसको अगर आप देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो और भी बेहतर अपने एग्ज़ाम को आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।